हेलो एंड वेलकम माय स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में तुलनात्मक राजनीति का विषय क्षेत्र यानी कि स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र एक बड़ा विवादास्पद प्रश्न है। इसके विषय क्षेत्र की प्रमुख समस्या ये होती है कि तुलनात्मक राजनीति में क्या क्या सम्मिलित किया जाए और क्या क्या इसके अध्ययन से बाहर रखा जाए। जैसे कि विषय क्षेत्र से आप मतलब समझते हैं, विषय क्षेत्र मतलब कि आपका जो विषय है उसका फैलाव कहाँ तक है, उसमें हम किन किन बातों का स्टडी करते हैं। तो जैसे कि हमारे विषय का नाम है तुलनात्मक राजनीति, जिसमें कि हम तुलना करते हैं अलग अलग देशों के संविधानों की, राजनीति से संबंधित तुलना करने का कार्य। तो इस तुलनात्मक राजनीति के विषय का फैलाव कहाँ तक है, इस बारे में जो विद्वान हैं राजनीति विज्ञान को समझने वाले, वो कंट्रोवर्सी में है कि इसमें क्या शामिल किया जाए और क्या इसके अध्ययन के बाहर रखा जाए। और तुलनात्मक राजनीति के विषय क्षेत्र को लेकर परंपरावादी और आधुनिक राजनीतिक विद्वानों में गहरा मतभेद है। दो तरीके के विद्वान, दो ग्रुप्स बने हुए हैं विद्वानों के, परंपरावादी ट्रेडिशनल थिंकर्स और आधुनिक विद्वान यानी कि मॉडर्न थिंकर्स। जहां एक और परंपरावादी विद्वानों ने तुलनात्मक राजनीति को संकुचित अर्थ में प्रस्तुत किया है, वहीं दूसरी ओर आधुनिक विद्वानों ने इसके विषय क्षेत्र को एक विस्तृत दृष्टिकोण प्रदान करने का प्रयास किया है। मतलब जो दो ग्रुप्स हैं उनमें एक ग्रुप वो है जो कि पुराने ढंग से सोचता है और एक ग्रुप वो है जो कि जमाने के साथ नए तरीके अपनाए जाने चाहिए, इस बात पे जोर देता है। पहला जो दृष्टिकोण है परंपरागत दृष्टिकोण, जिसमें वो जो उनका सोचना क्या है कि हम इसमें तुलनात्मक राजनीति में केवल संविधानों की तुलना हो, अनौपचारिक कारकों जैसे दबाव समूह, हित समूह आदि की भूमिका की कोई चर्चा इसमें नहीं होनी चाहिए, वो इसकी कोई बात नहीं करते हैं। जो पुराने सोच के विद्वान हैं, जो पहले के विद्वान हैं, जबकि राजनीति की शुरुआत हुई और तुलना करना शुरू किया, तो उन्होंने केवल इसी बात पर जोर दिया कि बस इसमें दो तीन देशों के संविधानों का कंपैरिजन हो, उनकी तुलना हो। उनको किसी देश की सरकार को चलाने के लिए दूसरे जो और फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन फैक्टर्स पर वो कोई ध्यान नहीं देते हैं। जैसे हम प्रेशर ग्रुप्स की बात पिछली वीडियोस में कर चुके हैं कि ऐसे ग्रुप्स होते हैं सोसाइटी के अंदर जो कि अपनी बातों को मनवाने के लिए सरकार के कार्यों को प्रभावित करते हैं, या इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं जो कि अलग अलग कम्युनिटीज़ से रिलेटेड होते हैं। वो अपने इंटरेस्ट को फुलफ़िल करने के लिए गवर्नमेंट के सामने अपनी डिमांड्स रखते हैं और आंदोलन चलाते हैं, हड़ताल करते हैं। तो इस तरीके की जो रोल है उनके बारे में जो परंपरावादी विद्वान हैं, पुराने विद्वान हैं, वो कोई चर्चा नहीं करते हैं। दूसरा जो दृष्टिकोण है आधुनिक दृष्टिकोण, उसके अंतर्गत तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के अंतर्गत संविधानों, हित समूहों, राजनीतिक दलों, कार्यपालिकाओं, विधायिकाओं, विधायी व्यवहार, निर्वाचन व मतदान व्यवहार, राजनीतिक परिवर्तन और आधुनिकीकरण, लोक प्रशासन इत्यादि अनेकों तरीके के विषय आते हैं। मतलब आधुनिक जो दृष्टिकोण है, जो आधुनिक विद्वान हैं, उन्होंने समय के साथ विषय की ज़रूरत को समझा है और जो राजनीति में नित नए परिवर्तन हो रहे हैं, जो नए फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं राजनीति को प्रभावित करने के, उनको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के स्कोप में जगह दी है कि हमें इसको भी स्टडी करना ज़रूरी है, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे। जिसमें हम बहुत सारे फैक्टर, जैसे कि हमने कहा संविधान तो हम पहले से ही कंपैरिजन करते हैं, जो कि परंपरावादी विद्वान भी कह रहे हैं। हित समूहों, इंटरेस्ट ग्रुप, पिछली वीडियोस में हम इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि हमारे समाज में अलग अलग वर्ग होते हैं और वो अलग अलग वर्ग अपने अपने वर्गों के हितों के लिए कार्य करते हैं और सरकार के सामने अपनी मांगे रखते हैं।
और राजनीतिक दलों के बारे में हम डिस्कस किया था हमने पिछली वीडियो में भी, कि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ की किसी भी गवर्नमेंट को चलाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ का होना ज़रूरी होता है। इसके अलावा जो सरकार के अंग हैं, एक कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव, विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर, और न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी, ये जो सरकार के 3 अंग हैं, इन अंगों के कार्य, उनका जो लेजिस्लेटिव बिहेवियर, विधायी व्यवहार, मतलब जो संस्था आपकी कानून बनाने से संबंधित है, लेजिस्लेचर जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, और हिंदी में उसको कहते हैं विधायिका या व्यवस्थापिका, जो कि अगर हम उसको आसान शब्दों में समझना चाहें तो वो है संसद। तो संसद का जो मेन काम होता है, मुख्य काम होता है सरकार के अंदर, वो क्या होता है? कानूनों को बनाना, कानून निर्माण करना, लॉ मेकिंग प्रोसेस को करना। तो उससे संबंधित, उससे रिलेटेड जो व्यवहार है उसको हम कहते हैं लेजिस्लेटिव बिहेवियर, विधायी व्यवहार। वो किस तरीके का है वो भी हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। इसके अलावा निर्वाचन व मतदान व्यवहार, कि जब किसी देश में इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शंस के समय पर हम आम जनता, आम नागरिक, आम मतदाता किस तरीके से अपने आप को इस निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़ा हुआ महसूस करता है, क्या वो सोचता है, किस तरीके से वो एक्ट करता है, क्या उसका पॉलिटिकल बिहेवियर है, ये सब भी हम मानते हैं कि ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में स्टडी किया जाना चाहिए और ये इसके विषय क्षेत्र के अंतर्गत आना चाहिए। ये आधुनिक जो विद्वान हैं वो इस बात को मानते हैं। अतः इस दृष्टि से तुलनात्मक राजनीति के विषय क्षेत्र को कुछ दृष्टिकोणों के माध्यम से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। सबसे पहला इसमें जो दृष्टिकोण है वो है कानूनी दृष्टिकोण। कानूनी दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति में केवल उसी राजनीतिक व्यवहार की तुलना होनी चाहिए जो संविधान में कानून द्वारा स्थापित राजनीतिक संस्थाओं से संबद्ध है। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो हम सब जानते हैं ना कि हर राज्य का एक अपना संविधान होता है। जैसे भारत है तो भारत का एक अपना संविधान है, भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस तरीके से इंग्लैंड है, इंग्लैंड का अपना एक संविधान है, ब्रिटेन का संविधान। इस तरीके से ही जो अलग अलग राज्य हैं, सब देशों का अपना एक संविधान होता है और उसके अंतर्गत कुछ नियम, कुछ कानून, उन सब का डिस्क्रिप्शन होता है, लिखे हुए होते हैं कि सरकार उस देश में किस तरीके से कार्य करेगी। तो जो कानूनी दृष्टिकोण है वो ये कहते हैं कि राजनीतिक व्यवहार की तुलना होनी चाहिए और राजनीति में केवल संविधान में कानून द्वारा स्थापित राजनीतिक संस्थाओं से संबंध, उन्हीं की ही राजनीतिक व्यवहार की तुलना होनी चाहिए। मतलब जिनका संबंध आपके संविधान से है, जो उसमें कहा गया है, जो नियम उसमें बताए गए हैं, केवल उनकी ही तुलना की जानी चाहिए। इस दृष्टिकोण के समर्थक ऐसा मानते हैं कि संविधान ही शासन के ढांचे का संगठन करता है, कि जो सरकारें चलती हैं, जो गवर्नमेंट्स कार्य करती हैं, वो किसके अनुसार करती हैं? संविधान के अनुसार ही कार्य करती हैं। इसी के द्वारा हर संस्था के कार्यों का निर्माण होता है, इसी के अनुसार ही सरकारें चलती हैं और इसको हम कहते हैं अंग्रेजी में लीगलिस्टिक अप्रोच। दूसरा है व्यवहारवादी दृष्टिकोण। व्यवहारवादी दृष्टिकोण, बिहेवियरल अप्रोच इसको कहा जाता है। ये थोड़ा सा मॉडर्नाइज अप्रोच है। इसके अनुसार ये मान्यता है कि तुलनात्मक राजनीति में केवल कानूनी संस्थाओं का अध्ययन या उनकी तुलना ही पर्याप्त नहीं है, दैट इज़ इनसफिशिएंट। ये इनसफिशिएंट है। केवल हम संविधान में जो नियम बताए गए हैं, जो धाराएं बताई गई हैं, आर्टिकल्स बताए गए हैं, केवल उनका ही हम अध्ययन ना करें, उनका ही कंपैरिजन ना करें, बल्कि उसके आगे बढ़कर क्या करें, इसके अंतर्गत राजकीय संस्थाओं व गैर राजकीय संस्थाओं के राजनीतिक व्यवहार से संबंधित सब तथ्य एकत्रित करके विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना करनी चाहिए। मतलब जितनी भी गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस हैं, सरकारी संस्थाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री का ऑफिस, राष्ट्रपति का कार्यालय या संसद की कार्यप्रणाली या न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय की कार्यप्रणाली, सबके बारे में, सबकी जो वे ऑफ वर्किंग है, वे ऑफ एक्टिविटीज़ हैं, उन सब के पॉलिटिकल बिहेवियर को इकट्ठा करके
सबकी आपस में और हर कंट्री के उनकी आपस में सब पॉलिटिकल सिस्टम्स की तुलना की जानी चाहिए। तुलनात्मक राजनीति का संबंध मुख्य रूप से शासन क्रिया के इर्द गिर्द घूमते राजनीतिक व्यवहार के तुलनात्मक अध्ययन से है। मतलब जो किसी भी देश में जो गवर्नमेंट कार्य कर रही है, शासन कार्य किया जा रहा है, गवर्नेंस से रिलेटेड जितने फैक्टर्स उस पर प्रभावित कर रहे हैं उस शासन प्रक्रिया को, सरकार चलाने में जो भी फैक्टर्स हैं, चाहे वो सरकारी हैं या फिर वो गैर सरकारी हैं, नॉन गवर्नमेंटल हैं, प्राइवेट हैं, उन इंस्टीट्यूशंस का जिनका कि आपकी सरकार चलाने पे फ़र्क पड़ रहा है, असर डाल रही हैं, उन सब का कंपैरेटिव स्टडी आपके पॉलिटिकल साइंस के कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंतर्गत किया जाना चाहिए। तो ये है स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। इसमें एक चीज़ और आगे जो एक कंट्रोवर्सी है, एक विवाद है, वो क्या है, उसके नॉर्म्स को लेके, उसके बिहेवियर को लेकर के वो क्या है, वो ये है कि तुलनात्मक राजनीति के विषय क्षेत्र के संबंध में एक विवाद मानकों, उसके नॉर्म्स को लेकर के और उसके व्यवहार से संबंधित है। मानकों की अभिव्यक्ति कानूनों व नियमों में होती है, परंतु राजनीतिक व्यवहार अनेक बार इन कानूनों व नियमों के विपरीत होता है। इसका मतलब ये है कि कोई नियम, उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कि कोई एक नियम, कोई एक कानून जो कि लिखित में जिसकी व्यवस्था किसी देश के संविधान में की गई है, तो वो क्या है, एक नॉर्म है, एक मानक है जिसके अनुसार कोई भी सरकार कार्य करेगी। जैसे कहा गया है कि राष्ट्रपति के कार्य, प्रधानमंत्री के कार्य, उनकी शक्तियाँ, उनके काम करने की जो शक्तियाँ हैं वो सब संविधान में बताई गई हैं। और जो समय समय पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होते हैं, जो भी चुन कर के आते हैं या इलेक्ट होकर के आते हैं, वो उसी संविधान में जो नियम कानून बताए गए हैं उसके अनुसार व्यक्ति कार्य करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम कह रहे हैं कि कितनी बार ऐसा होता है कि उन व्यक्तियों का व्यवहार अनेक बार कानूनों व नियमों के विपरीत होता है। मतलब वो बिहेव ऐसा करते हैं कि वो अपनी जो शक्तियाँ, जो लिमिटेशंस उनकी संविधान में, नियमों में बताई गई हैं, उनसे भी आगे बढ़ कर के एक्ट करते हैं। कितनी बार हम देखते हैं कि जुडिशरी है, न्यायपालिका अपने कार्य क्षेत्र से आगे बढ़ कर के कार्य करती है, जो कि उनको अपने नियमों से बाहर, अपनी सीमाओं के दायरे से बाहर निकल कर के कार्य करती है। तो ऐसे में क्या होता है, जिससे तुलनात्मक अध्ययन में कठिनाई उत्पन्न होती है और हम लिखा कुछ और है और हम व्यवहार में कुछ और बिहेव करते हैं। जैसे हम कहें कि इसको हम दूसरे तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम कहते हैं एक नियम है कि हमें सदा सच बोलना चाहिए, लेकिन व्यवहार में हम क्या करते हैं, व्यवहार में हम क्या हमेशा सच बोलते हैं? हम नहीं बोलते हैं। कितनी बारी हम अपनी परिस्थिति को देखते हुए हम झूठ भी बोल देते हैं। तो नियम कुछ और कह रहा है और हम व्यवहार कैसा कर रहे हैं, उसके विपरीत व्यवहार कर रहे हैं। तो इसी तरीके से संविधान में बताया कुछ और गया है और जो उस पद पर व्यक्ति बैठा है वो उन नियमों के आगे बढ़ कर के काम कर रहा है, व्यवहारिक तौर पर कुछ और कार्य कर रहा है, लिखा हुआ कुछ और है और व्यवहार में कुछ और है। तो ऐसी स्थिति में तुलनात्मक अध्ययन में कठिनाई उत्पन्न होती है। यदि राजनीतिक आचरण मानकों के अनुकूल रहे, जैसा कहा गया है वैसा ही रहे, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो तुलना करना बहुत सरल है। लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। अतः तुलनात्मक राजनीति में केवल शासन तंत्रों व संगठनों की तुलना की जाती है, बल्कि उनसे संबंधित व्यवहारों का विश्लेषण भी किया जाता है। केवल हम मैकेनिज़्म को ही कंपेयर नहीं करते कि भारत के प्रधानमंत्री की तुलना अमेरिका के राष्ट्रपति से करना, ऐसे ही नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, उनसे संबंधित व्यवहार जो वो उस पद पर रहकर जो व्यक्ति अपने राजनीतिक व्यवहार को अंजाम दे रहे हैं, जो पॉलिटिकल बिहेवियर वो कर रहे हैं, उनकी कार्य प्रणाली, उनके काम करने का तरीका किस तरीके का है, उसका विश्लेषण भी हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंतर्गत करते हैं। अतः सार रूप में हम ये कह सकते हैं कि तुलनात्मक राजनीति के विषय क्षेत्र के अंतर्गत निम्न कुछ विषयों पर जोर आधुनिक समय में दिया जाता रहा है।
आज के टाइम में जो ट्रेंड है, जो कि आपकी तुलनात्मक राजनीति में, कंपैरेटिव एनालिसिस में जिन बातों पर जोर दिया जाता है वो क्या है? नंबर 1 है विश्लेषणात्मक अनुभाविक खोज, एनालिटिकल एंड एम्पेरिकल इन्वेस्टिगेशन। मतलब इसका मतलब क्या है कि आज के समय में हम अलग अलग देशों की अलग अलग संस्थाओं का कैसा स्टडी करते हैं? एनालिटिकल स्टडी करते हैं, विश्लेषणात्मक अध्ययन करते हैं, उनके पॉलिटिकल बिहेवियर का एनालिटिकल स्टडी करते हैं, उनके बिहेवियर को विश्लेषणात्मक तरीके से अध्ययन करते हैं, तुलना करते हैं। इसके साथ साथ एक वर्ड इसमें आया है अनुभाविक खोज, एम्पेरिकल इन्वेस्टिगेशन। अनुभाविक खोज मतलब जो कि नए प्रयोगों पर आधारित हो, नए एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड हो। बेसिकली ये वर्ड क्या है? ये साइंटिफिकली यूज़ होता है कि हम कोई नया एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसके आधार पर हम कोई नया निष्कर्ष निकालते हैं। पॉलिटिकल साइंस में नई स्टडीज़ कैसे होती है, अनुभाविक खोज कैसे होती है कि हम कोई प्रयोग करते हैं। राजनीति में प्रयोग होता है कि जैसे गठबंधन की राजनीति का प्रयोग है ना, तो इस तरीके से नए नए एक्सपेरिमेंट करना राजनीति के क्षेत्र में, उस तरीके की स्टडी को इस कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में जोर दिया जाता है। दूसरा इसमें पॉइंट है अवसंरचना का अध्ययन, स्टडी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अंतर्गत इसमें क्या कहा जा रहा है कि तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर, उनके स्टडी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देते हैं। किसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर? सरकार जो चीज़ें सरकार को चलाने में योगदान देती हैं, जैसे कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, राजनीतिक दल, दबाव समूह, लोगों का पॉलिटिकल बिहेवियर। तो ये सारी इनके हम इंफ्रास्ट्रक्चर स्टडी पर जोर देते हैं। एग्जीक्यूटिव की स्टडी पर, कैसे उसका ऑर्गेनाइजेशन है, कैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेजिस्लेचर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जुडिशरी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स एंड इंटरेस्ट ग्रुप्स, और इसके अलावा लोगों का पॉलिटिकल बिहेवियर, पब्लिक ओपिनियन किस तरीके से फ्रेम अप हो रहा है देश के अंदर। इन सब चीज़ों के अध्ययन पर ध्यान केंद्रित होता है तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत, और ऐसे फैक्टर्स को अध्ययन पर जोर दिया जाता है जिनसे कि किसी देश की राजनीतिक निर्णय प्रभावित होती हो। तीसरा जो पॉइंट है विकासशील समाजों के अध्ययन पर बल, emphasizes on the study of developing societies। इसका मतलब ये है कि तुलनात्मक अध्ययन केवल किसी एक देश की सरकार के अध्ययन तक सीमित नहीं है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें किस चीज़ पर जोर दिया जाता है? पूरे वर्ल्ड की पॉलिटिक्स पर। वर्ल्ड को कंपैरिजन करना है। विश्व में जितने देश हैं उन देशों को 3 भागों में बांट दिया गया। वो 3 भाग कौन से हैं? डेवलप्ड नेशंस, डेवलपिंग नेशंस एंड अंडर डेवलप्ड नेशंस। विकसित देश, विकासशील देश और अविकसित देश। तो इन 3 कैटेगरीज में बांट करके उनको कंपैरिजन करना कि जो विकसित देश है वो है जिन्होंने कि विकास की ऊंचाइयों को छू लिया है। विकासशील देश वो है जो कि विकसित देशों जैसा बनना चाहते हैं, थोड़ा विकास वो कर चुके हैं, और वो किनके जैसा बनना चाहते हैं? विकसित देशों जैसा बनना चाहते हैं, उन नॉर्म्स को अपनाना चाहते हैं जिन सीढ़ियों पर वो विकसित हो गए हैं। तीसरी कैटेगरी में अविकसित देश। तो इन तीनों देशों का, इन तीनों कैटेगरीज के देशों का कंपैरिजन करना विकासशील समाजों के अध्ययन पर ये तुलनात्मक राजनीति में जोर दिया जाता है। एक नया वर्ड जो हम 4th पॉइंट में देख रहे हैं वो है अंतः शास्त्रीय उपागम से सहायता, फोकस ऑन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। ये एक नई अप्रोच है, पॉलिटिकल साइंस में इसको अडॉप्ट किया गया है। जितनी भी सोशल साइंसेस हैं, हर सोशल साइंस में इसका आज के समय में हर सब्जेक्ट को अधिक से अधिक साइंटिफिक बनाया जा रहा है। उसको साइंटिफिक, अगर हम किसी समस्या का साइंटिफिक वैज्ञानिक विश्लेषण करना चाहते हैं, साइंटिफिक एनालिसिस करना चाहते हैं, तो ये अप्रोच, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, बहुत यूज़फुल है। इसका क्या मीनिंग है कि अगर हमारी कोई राजनीति से संबंधित समस्या है
तो उसको हम केवल राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ही नहीं समझ सकते। अगर हमें उसको सही तरीके से उसका विश्लेषण करना है तो हमें उसके विश्लेषण को करने के लिए हमें अन्य साइंसेस की भी हेल्प लेनी पड़ेगी। हमें उदाहरण के लिए हमें मनुष्यों के वोटिंग बिहेवियर का अध्ययन करना है, जो कि पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है। लेकिन उसके पॉलिटिकल बिहेवियर को समझने के लिए हमें मनोविज्ञान की सहायता लेनी पड़ेगी, हमें समाज विज्ञान की सहायता लेनी पड़ेगी, अर्थशास्त्र की सहायता लेनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब है कि एक समस्या केवल सामाजिक समस्या, एक राजनीतिक समस्या केवल राजनीति के क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की, जिसमें कि हम दूसरे डिसिप्लिन से भी हेल्प ले सकें। तो ये भी तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट है इसमें मूल्य विहीन राजनीतिक सिद्धांतों पर जोर। मूल्य विहीन राजनीतिक सिद्धांत मतलब हम जो एनालिसिस करें, हम जो अध्ययन करें, कंपैरिजन करें, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेकर के हो, चाहे वो सिस्टम्स को लेकर हो अलग अलग देशों के, चाहे वो पॉलिटिकल बिहेवियर को लेकर के हो, किसी भी तरीके का जो स्टडी हम करें, जो स्टडी करने वाले हैं वो अपने जो उनके पर्सनल आइडियाज़ हैं उनको अलग रख करके करें। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम देखते हैं ना टीवी पर कि पत्रकार लोग जो लाइव डिबेट जो टीवी पर आते हैं, न्यूज़ चैनल्स पर आते हैं, तो वो हर पार्टी को जगह देते हैं, हर पार्टी का व्यू रखने की कोशिश करते हैं। उनका अपना पर्सनल व्यू क्या है वो मायने नहीं रखता। पर्सनल व्यू से मतलब उनके अपने पर्सनल वैल्यूज़ से मतलब। तो अब मूल्य विहीन सिद्धांतों पर जोर, वैल्यू फ्री मतलब हमारे जो पर्सनल आइडियाज़ हैं वो उसको प्रभावित ना करें हमारी स्टडी को। हम ऐसे आइडियाज़, ऐसा एनालिसिस रखें कंपैरिजन का, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का, किसी भी टॉपिक को लेकर के, जिसमें कि हम एक निष्पक्ष अध्ययन कर पाएँ और सही निष्कर्ष निकाल पाएँ, किस पक्षपातपूर्ण अध्ययन हमारा ना हो। तो ये हम कह सकते हैं कि तुलनात्मक राजनीति का जो स्कोप है, जो उसका विषय का फैलाव है, वो राजनीति के बदलने के साथ साथ देशों में, विश्व में जो अलग अलग परिस्थितियां समय के साथ बदल रही हैं, उसके साथ साथ इसके विषय का फैलाव लगातार बढ़ता रहा है और ये टाइम टू टाइम इसमें चेंजेस आते रहे हैं। और आज के समय में हम इन पॉइंट्स के द्वारा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के स्कोप को देख सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं। थैंक यू।